नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। तो द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट द वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू, दैट इज द हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। प्लीज नोट डाउन। देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस। So this topic is hurt and grievous hurt is very very important for your prelims and very very important for your mains as well. And secondly, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इस टॉपिक को, वो हर्ट को और ग्रीवस हर्ट को, दे रीड इट इन आइसोलेशन। हर्ट को और ग्रीवस हर्ट को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, मतलब अलग से नहीं पढ़ सकते हैं। यू शुड ऑलवेज रीड दिस टॉपिक along with section 100, दैट इज द कल्पेबल होमिसाइड। जब तक आपको कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को भी उस टोटलिटी में नहीं समझ पाओगे जैसा कि आपको समझना चाहिए। तो अगर आपको मेंस लिखना है, एंड स्पेशली यू वांट टू अपीयर इन द एग्जाम्स लाइक डीजीएस मेंस और द हरियाणा मेंस, इन दैट केस you should have a holistic overview or understanding of the topics couple homicide, murder and the hurt and grievous hurt. तो I would like to complete this topic of hurt. Basically पहले मैं couple homicide पढ़ा चुका हूँ, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट आज पढ़ाना है। लेकिन हर्ट को समझने के लिए हम लोगों को एक ओवरव्यू कल्पेबल होमिसाइड का भी देना पड़ेगा। तो नाउ आई गिव यू सिचुएशन। एक सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, सो दैट आपका माइंड थोड़ा सा काम करना शुरू कर दे। बहुत छोटी सी बात है। एक दो व्यक्ति हैं, आपस में लड़ रहे हैं ये, और इनकी जो लड़ाई चल रही है, दे आर फाइटिंग जस्ट विद द फिस्ट। एक दूसरे को घूंसा ही मार रहे हैं, राइट। मीनिंग देयर भाई कि घूंसा मारने से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जान जोखिम हो। इन बिटवीन एक लेडी आती है एक को बचाने के लिए, मान लीजिए इनकी वाइफ आती है बचाने के लिए, और इसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। जैसे ही इंटरवीन करती है, इसका फिस्ट इस पर लगता है, बच्चे का लगता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल में व्हाट इज हैपनिंग, द डेथ इज बीइंग कॉज्ड। एक बच्चे की डेथ हो गई है, छोटे से बच्चे की। अब जिसने घूंसा मारा है, जाहिर बात है कि उस पर सबका गुस्सा भी आएगा। यू वुड लाइक कि नहीं, आपने बच्चों को मार दिया, यू शुड बी हेल्ड फॉर गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, दिस दैट। लेकिन जो लीगल माइंड है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द कल्पेबल होमिसाइड, दिस इज मर्डर। तो आप ये कह सकते हैं मौत हुई है, किसी की जान गई है, किसी बच्चे की जान गई, मासूम बच्चे की जान गई है, तो हम हर्ट कैसे कह सकते हैं इसको, हम ग्रीवियस हर्ट कैसे कह सकते हैं इसमें को। इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने के लिए। जल्दी बैठिए। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने घूंसा मारा किसी को, ये लात मारी, पेट में लात लगी, और बाद में वो 1-2-4 घंटे का तो मर गया वो। आप समझ रहे हैं? आपने पूछा क्यों मरा ये, कि साहब इसने मारा। कैसे मारा? इसने इनके पेट में घूंसा मारा था, लात मारी थी और ये मर गया। तो कल्पेबल होमिसाइड होनी चाहिए, तो मर्डर होना चाहिए, क्योंकि डेथ तो वहीं होती है। लेकिन वहां पर भी हो सकता है मैटर वो हर्ट का हो या ग्रीवियस हर्ट का हो। तो एग्जैक्टली है क्या, इसको आपको समझने के लिए यू विल हैव टू रीड व्हाट द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स आई विल डिवोट यू। जिन्होंने कर रखा है कल्पेबल होमिसाइड का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही समझेंगे जितना कि हर्ट को समझने के लिए जरूरी है, राइट। तो प्लीज गो टू सेक्शन 100। दिस इज व्हाट कल्पेबल होमिसाइड एंड दिस इज बिफोर यू कल्पेबल होमिसाइड। whoever causes death by doing an act, whoever causes death by doing, देखिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबे लेक्चर ले चुका हूं उस पर मैं। जो कोई भी किसी कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करता है, तो दिस इज व्हाट द एक्टस रियस हो गया है। क्या करता है? समवन इज कॉजिंग डेथ, किसी की डेथ करता है यहाँ पर भी। लेकिन कैसे करता है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो ये हैं थ्री काइंड्स ऑफ मेंसरिया, कि जो डेथ की गई है। देखिए, कोई मृत्यु किसी की हो सकती है, दैट मे बी द रीजन ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है,
दैट मे बी द ड्यू टू नेग्लिजेंस, किसी की नेग्लिजेंस हो सकती है, किसी की मौत हुई है, और किसी की मौत इंटेंशनल भी हो सकती है। तो व्हाट काइंड ऑफ डेथ, डेथ कैसी हो जब हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। पहला केस आता है व्हेन द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब मृत्यु ऐसे की जाए कि जैसे देयर वाज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। एंड सेकंड क्या देखिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, क्या है यहाँ पर, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इंटेंशन इज ऑफ व्हाट, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभव है। अब इसको समझने के लिए ना आप लोग इसको देखिए एक बार जरा, कुछ बच्चे पहले देख चुके हैं। This is the case. This is the case when one person is killed by the other, and you clearly say that, you can say that this is the case of when there was intention of causing death. यहाँ पर उस व्यक्ति की इंटेंशन कुछ और हो ही नहीं सकती। ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता अच्छा मर गया, ओ हो मुझसे गलती हो गई, ये तो एक्सीडेंट हो गया, मैं चाहता नहीं था करना, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मेरी ऐसी नॉलेज नहीं थी। दिस इज द केस ऑफ when there was an intention of causing death. So death करी आपने, और सेकंड क्या हुआ, intention of causing death भी है। coupled with this आप इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, the offense will be what, culpable homicide। लेकिन इस केस में क्या होगा कि क्योंकि गला काटा गया है, डेथ इज सर्टेन, तो फिर हम ये कहेंगे दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। क्योंकि हम लोगों की क्लास कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की नहीं है, तो उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल ये समझना है कि कुछ केसेस ऐसे हैं व्हेन डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन, तो देन वी से दिस इज द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। एंड सेकंड क्लॉज जो थी आपकी, देखो ये थी, ये क्या थी, ये रही, पहले हम लोगों ने देख लिया, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी बॉडीली इंजरी करने का आशय जिससे कि डेथ होना संभव हो। अब इसको और देखते हैं हम लोग। व्हाट्स ए गुड नेम, यश। यश, इसमें देखो, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, देर आर 4 और 5 एक्यूज पर्सन्स, 4 या 5 एक्यूज लोग हैं, एंड व्हाट दे आर कॉजिंग, दे आर कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अगर इनकी इंटेंशन डेथ करने की होती तो इसका गला दबा सकते थे, इसको गोली मार सकते थे, मतलब दिस मैन जो इंजर्ड है, जो विक्टिम है, ही वॉज वेल इन देयर कंट्रोल, वो जो चाहे कर सकते थे। बट वॉट दे डिड, दे हिट हिज हेड अगेंस्ट दैट व्हीकल, राइट। तो इट शोज वॉट इज देयर इंटेंशन, इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी। ये जो सेकेंड एलिमेंट है, इसको पढ़ के शायद आप समझ में आएगा आपको कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी क्या होता है, और कौन सी बॉडीली इंजरी है ये, बिकॉज वाइटल पार्ट पे प्रहार किया गया है, हिज हेड वॉज स्ट्रक, दिस इज द वाइटल पार्ट। तो दिस इज एन इंजरी विच फॉर विच यू कैन यूज दिस फ्रेज, कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे डेथ होना, मृत्यु होना संभव है। तो यू सी देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंशंस। नंबर फर्स्ट, पहली इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी यहाँ पर। सेकंड क्या हुआ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो या तो आपकी इंटेंशन डेथ करने की हो, या आपकी इंटेंशन कैसी हो, आपकी इंटेंशन हो ऐसी बॉडीली इंजरी करने की जिससे मौत होना संभव हो। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, मान लीजिए आपकी इंटेंशन डेथ करने की भी नहीं है,
आपकी इंटेंशन बॉडी इंजरी करने की भी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है इस बात की, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। उसको इस प्रकार की नॉलेज है, उसको इस प्रकार का ज्ञान है कि उसके कार्य से मृत्यु होना संभव है। यू आर नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, आपकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं है। यू आर नॉट इंटेंडिंग टू कॉज बॉडी इंजरी एज वेल, आपकी जो इंटेंशन है उसको शारीरिक क्षति पहुंचाने की भी नहीं है। फिर भी सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि यू मस्ट हैव नॉलेज, कि तुम्हें ज्ञान रहा होगा कि तुम्हारे कार्य से इस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। यस और नो? तो दोनों ही मेंटल एलिमेंट है, इंटेंशन भी और नॉलेज भी। इंटेंशन है लेकिन नॉलेज, इंटेंशन नहीं है लेकिन नॉलेज है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आई हैव ए वीडियो फॉर यू, इसको और देखिए आप लोग एक बार। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। वॉट दिस मैन इज डूइंग, दिस मैन इज शूटिंग एट द ग्लास। क्यों यश, है कि नहीं है? वॉट इज हिज इंटेंशन? इंटेंशन इज शूट टू ग्लास, शूट एट द ग्लास, ग्लास को शूट करने की है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटेंशन डेथ करने की है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटेंशन ऐसी बॉडी इंजरी करने की है जिससे डेथ पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन सर्टेनली हम ये कह सकते हैं, सर्टेनली हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका निशाना चूका, ग्लास इज टू क्लोजर टू द बॉडी एंड पर्टिकुलरली टू द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि इफ ही मिस फायर देन at least you must have the knowledge that by your act you are likely to cause death। आपको इतना ज्ञान तो रहा होगा कि अगर आपसे एक निशाना चूक गया तो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि इसमें लिखा, आपको पढ़िए देखिए, अब आपको समझ में आएगा। विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ऐसे ज्ञान के साथ कार्य करता है कि उसको ये पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो ऐसा है कि उससे मृत्यु होना संभव है। तो ये हुआ आपका ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या मैटर करता है आपका? नंबर 1, डेथ होनी चाहिए। अब किसी की भी अगर डेथ हुई किसी भी केस में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में और एक की पत्नी इंटरवीन करती है, बच्चे को कंधे पे लिए हुए हैं, बच्चे को घूंसा लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि इन दी केसेस ऑफ डेथ आप क्या देखेंगे कि अगर हमें ये देखना है कि कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है या नहीं बनता है, तो आप इमोशन से ड्रिवन नहीं होगे। आप ये देखोगे डेथ इज द ओनली वन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यू विल हैव टू सी अदर फैक्टर्स एज वेल, whether there was an intention to cause death, क्या उस केस में इंटेंशन टू कॉज डेथ थी? तो हम आपने देखा होगा कि अगर घूंसा आदमी को मार रहा है कोई वो, तो यू कैन नॉट से इट वाज द इंटेंशन टू कॉज डेथ। फिर आप देखोगे क्या इंटेंशन ऐसी थी कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी एज इज लाइक टू कॉज डेथ, क्या उसकी इंटेंशन ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने की थी जिससे मृत्यु होना संभव है? वो भी इस केस में नहीं है। क्या उसको ऐसी नॉलेज रही होगी कि उसे घूंसा मारने से किसी की डेथ हो सकती है? तो वहां भी नहीं आएगा। तो अगर किसी की डेथ भी हो रही है लेकिन इन तीनों ही क्लॉजेस में अगर केस फॉल नहीं करेगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी नहीं है, नॉलेज दैट बाय सच एक्ट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ ये नहीं है, तो डिस्पाइट देयर इज ए डेथ, भले ही किसी की मृत्यु हुई हो, वो केस कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर केस कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा
तो इट विल नेवर बी मर्डर, है कि नहीं है? तो डेथ हो गई, कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? मजाक। देन वी विल हैव टू सी द अदर ऑप्शंस। तो बेसिकली हमने हमेशा एक्टस रियस और मेंस रिया, जो मेंटल एलिमेंट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या ऑफेंस होगा। और क्रिमिनल लॉ में आप स्ट्रिक्टली साइंटिफिकली यू आर ड्रिवन बाय द इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस? अब जैसे आपका केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट होते हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, इसमें ये स्मेल आएगी, ये ऐसी फ्लेम आएगी तो हम इसको एसिड को ये कहेंगे। उसी तरीके से साइंटिफिकली आपको बीएनएस को या फॉर्मर आईपीसी को पढ़ना चाहिए कि अगर कोई सा भी ऑफेंस है, सपोज कीजिए आप कह रहे हैं चीटिंग, तो चीटिंग के जो बेयर एक्ट जो सेक्शन है उसके जो एलिमेंट है आपको वो देखना पड़ेगा कि फैक्ट्स में वो सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आपने ऑफेंस को पता करना है, जैसे डेथ का हुआ तो डेथ आप लेके चलेंगे, डेथ वाले कौन कौन से ऑफेंसेस हो गए? कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, ठीक, 3 ऑफेंस होते हैं डेथ वाले। सुसाइड वाला छोड़ दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कौन से सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो भले ही डेथ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप उसको कल्पेबल होमिसाइड मर्डर उसकी कैटेगरी में लेके जाएंगे ही नहीं। इसमें प्लीज़ लेट मी नो, इतनी सी बात आपको समझ में आई नहीं आई? तो ये आपका बैकग्राउंड बन गया सेक्शन 100 का, कल्पेबल होमिसाइड का। लेट मी नो, जल्दी बताइए भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे को भी। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट वाज द हार्ट। ये रहा। सो प्लीज नोट डाउन, पहला क्वेश्चन प्लेन्स में कहाँ से आएगा? ओनली हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि हार्ट कहाँ डिफाइंड है। इट इज नाउ दिस इज सेक्शन 114 बीएनएस एंड सेक्शन 319 आईपीसी। तो मेंस में कभी हार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो या तो हार्ट से पूछेगा, ग्रीवियस हार्ट को पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो। अदरवाइज वो प्रॉब्लम पूछते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में देखना होता है कि आपको इज दिस द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड या फिर ये हार्ट है या ग्रीवियस हार्ट है, ये डिसाइड करना होता है। तो भी हम लोग समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें उतना नहीं है मज़ा आता जितना कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में, उतना टेक्निकल भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, बस समझ लीजिए। हु एवर कॉजेज बॉडीली पेन, नंबर 1, डिजीज, नंबर 2 और थर्ड है इन्फर्मिटी, टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। बस बहुत सिंपल सा है। एंड आई एडवाइज यू, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। ऐसा याद करना जैसे एक 2 का पहाड़ा, आप लोग करते ही आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अब कंपटीशन चल रहा है। एक स्टूडेंट ऐसे ही है जिसने मुझे पूरे एक्ट के सारे के सारे मार्जिनल नोट्स रट करके और ऑडियो मुझे भेज दिया है। ठीक, मैं बताऊं आपको, एक मिनट। आई एम ग्लैड। देखो कुछ बच्चे तो चल पड़े रहा पर अपनी, मैटर ऑफ टाइम है वो। 55 सेक्शंस हैं, मार्जिनल नोट्स हैं, और उसको लगे 17 मिनट की क्लिप है। नहीं 3 मिनट की क्लिप है, 3.5 मिनट में। कैन यू इमेजिन? जो मैं कहता हूँ, कोई ट्रिक है मेरी जो आपको, 3.5 मिनट में इस लड़की ने 55 सेक्शंस के मार्जिनल नोट रट करके ऑडियो करके भेज दिए। अब दिन में कितने बार मौके ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको 5-5 मिनट के गैप, इडिल टाइम यूं ही चला जाता है, या नहाने जाओगे तब भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब अगर इतना भी ध्यान इस लड़की ने कर लिया आगे से रिवीजन के लिए कि मुझे आने वाले 15 मिनट में केवल और केवल नहाते हुए मुझे केवल इसको रिवाइज करना है, तो 4 बार ये रिवीजन करके निकलेगी। 4 बार रिवीजन इसने डेली किया। इससे यही मान ले कि मुझे अब इसको अलग से टाइम नहीं देना है, केवल नहाते हुए मुझे इन सेक्शंस को रिवाइज करना है। तो इसके क्या कभी आपको लगता है कि उन सेक्शन से कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा इसका? ये होता है स्मार्ट वे, है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं आपसे कि रटना है तो रटना है, इसीलिए कह रहा हूं सेक्शन 114 आपको बाय हार्ट रट लेना चाहिए। हु एवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। और देखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से आएगा, बस लिख लीजिए क्वेश्चन प्रीलिम्स से कैसे आएगा, प्लीज लिखिए। ऑफेंस ऑफ हार्ट इज कॉज्ड व्हेन, ऑप्शन ए फर्स्ट, offense of heart is caused when accused causes
बॉडीली पेन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी इन्फर्मिटी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी में क्या कर देते हैं अपन लोग, बस ईदर ऑफ, ईदर ऑफ। अब इनमें से जरूरी सारे के साथ हो। इफ यू आर कॉजिंग बॉडीली पेन किया लेकिन डिजीज नहीं करी, इवन इफ यू, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉडीली पेन कर रहे हैं और डिजीज भी करेंगे और तीनों को करेंगे, नो नो, यू कॉज ईदर ऑफ बॉडीली पेन। अगर आपने कुछ भी ऐसा करा जिससे बॉडीली पेन हो रहा है, जैसे किसी के बाल खींच लिए, तो दर्द होगा नहीं होगा? कितने लोग आपस में भाई बहन एक दूसरे बाल खींचते हैं, तो ध्यान रखना, यू आर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, आप लोग अपराधी बन चुके हैं, क्रिमिनल्स हैं आप लोग। डिजीज करना, इन्फर्मिटी करना। अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जहाँ जहाँ से टेक्निकल बनता है। अदरवाइज इसमें प्रीलिम्स, इसके जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस आएंगे, अभी जो पनिशमेंट वाले सेक्शंस आएंगे, वहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी। चलिए इसी को डिटेल्स देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला पार्ट है इसका बॉडीली पेन का है, ठीक है। तो बॉडीली पेन में आपने सिर्फ भी देखना है कि बॉडीली पेन एक्सेप्ट सो स्लाइट हार्म which no person of ordinary sense of temper would complain of is covered under the definition of heart। बस बॉडीली पेन में जनरली ये आता है। हाँ, इसने कहा है स्टूडेंट ने कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है, याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन अब कितना कम हो चुका। अब समझिए, तो बॉडीली पेन जो फ्रेज यहाँ पर आया, तो बॉडीली पेन में कई बार देखे थे कितना बॉडीली पेन होना चाहिए, है ना, कितने टाइम का होना चाहिए, सो दैट कवर्ड। इसमें कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपने इतना देखना है कि अगर वो बॉडीली पेन, तो देखो अगर अंगूठे से ही दबाओगे तो हल्का फुल्का तो सेंसेस में जाएगा ही, पेन हुआ यहाँ पर, है ना। तो ये देखना है कि अगर वो इतना कम है, इफ इट इज सो स्लाइट कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति उसको कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक। तो अगर इतना स्लाइट है तो दैट वुड बी नो ऑफेंस। यही आपका सेक्शन 33 BNS भी कहता है जनरल एक्सेप्शन में, या फिर सेक्शन 95 IPC का कहता था स्लाइट हार्म्स के लिए। अदरवाइज एवरी काइंड ऑफ बॉडीली पेन इज कवर्ड इन दिस। और ये जो लाइन आपके सामने लिखी है, दिस कैन कम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स में आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है इस क्राइटेरिया। अगर कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि कोई एक्ट ऐसा है जो उसको स्पेसिफिकली कवर्ड किया गया है एक स्पेशल सेक्शन में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं, सुनिए, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं हम लोग। कल्पेबल होमिसाइड में समवन कॉजेज डेथ, कोई किसी की मृत्यु कारित करता है। मर्डर में सेम है, एंड सेम वाज विद द सेक्शन 304B IPC में, डॉरी डेथ में, उसमें भी कोई डेथ करता है, लेकिन डॉरी डेथ में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ गए। इन दैट केस जो चार्ज फ्रेम होता है 304B/302 करके होता है, वो दोनों को ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर 304B के स्पेसिफिक एलिमेंट्स सब आ गए हैं, तो बेसिकली दैट गोज इन द केस ऑफ 304B, यानी कि डॉरी डेथ के उसमें जाता है। तो डेथ सब में कॉमन हुई। 304B के केस को हम कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर उसको जला के मारा गया है, उस तरीके से मारा गया है। लेकिन अगर उसके साथ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अटैच्ड हैं और 304B के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो क्योंकि एक विशेष धारा बनाई गई है, देन वी प्रेफर कि उसको उसी सेक्शन में यानी कि डील किया जाए। उसी तरीके से हर्ट हुआ एक जनरल सेक्शन। अगर कोई सेक्शन ये कहता है कि कॉजिंग डिजीज टू समवन इज एन ऑफेंस, देन वी विल डील दैट इन दैट सेक्शन। आर यू गेटिंग इट? ये जनरल सेक्शन हो गया, पढ़ लेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट ये आता है, एक आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्या, ड्यूरेशन का क्वेश्चन था कि उस पेन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, दैट ड्यूरेशन इज इमटेरियल। ये सारे वो पॉइंट्स हैं, या मेंस में कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। दीज पॉइंट्स मे बी आज इन योर प्रीलिम्स, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट से इनको पॉइंटर को रटना है आप लोगों ने। मेंस में तो मैं बता चुका आपको, कल्पेबल होमिसाइड हर्ट के जो मिक्स क्वेश्चन हैं आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिंग ए वुमेन बाय हेयर, समवन पुल्स ए वुमेन बाय हेयर। तो आप ये समझ सकते हैं दुर्योधन ने
दुर्योधन ने जब द्रौपदी को बाल पकड़ के खींचा था तो उसने कौन सा ऑफेंस किया था? वो दैट वाज द कॉजिंग हर्ट। हो गया, कर लेंगे आप लोग। एक एक्यूज ने इन ए केस एक्यूज फोर्सिबली ड्रैग द कंप्लेनेंट आउट ऑफ द हाउस, ड्रैग किया उसको फोर्सिबली, दैट कॉज्ड पेन एंड बिकॉज ऑफ दैट इज द केस ऑफ हर्ट। तो केवल हमें जानना है वो टेक्निकल चीजें, कुछ केसेस हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं इसमें, वो क्या है वो देख लीजिए। अभी देखिए, तो ये हम देख चुके, कॉजिंग ऑफ बॉडीली पेन हुआ, डिजीज हुआ, इन्फिर्मिटी हुआ। देखो भाई, इसको तो मैं आपको कहूँगा ये रहा आपका फेस और ये रहा आपका ब्रेन। तो यहाँ पर ना इनको छाप लीजिए बुरी तरीके से समझे, ये बुरी तरीके छपे होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो मैं रिपीटेडली कहता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें। एक होती गलती, मिस्टेक, एक होती ब्लंडर, महागलती, और एक होता है सिन, पाप। हार्ट पे अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, वो भी इन चीज़ों को देख करके, तो वो सिन की कैटेगरी में आएगा। और ऐसा स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि वो टिपिकल चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको तो ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे व्रत भाई सब है ना, मम्मी पापा भाई बहन, अब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी व्रत हो सकते हैं, उन सब वो ग्रांटेड ले लेंगे। लेकिन मजाल है जो पड़ोसन है वो जरा से तो नाराज़ कर देंगे, जरा से भी दिन रात उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, नाराज़ तो नहीं हो, अरे पापा भी नाराज़ है उनका ही पूछ लो कभी जा करके, मम्मी नाराज़ बैठी है उनका ही पूछ लो, नहीं वो तो है। तो उसी तरीके से ये हर्ट है, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, नेवर डू दैट। अब इसमें मज़ेदार केस आएंगे, लेट्स डिस्कस। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है एक पॉइंट यूज किया, इन्फिर्मिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फिर्मिटी? अगर आप, इन्फिर्मिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ ए ऑर्गन, लिख लीजिए इस लाइन को, तो टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, या कह सकते हैं अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी और माइंड। अगर इन्फिर्मिटी का, इन्फिर्मिटी वर्ड यूज किया गया ना हमने, है ना, बॉडीली पेन और दिस इज इन्फिर्मिटी, ठीक है ना। इन्फिर्मिटी का मीनिंग्स बता रहा हूँ आपको मैं। इन्फिर्मिटी का मतलब है, लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि मेंस में अगर आपका आता है तो एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फिर्मिटी? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। किसी भी अंग को अगर वो नॉर्मल फंक्शन, देखिए अभी इसके बड़ा भैया आने वाला है, वो क्या आने वाला है, ग्रीवस हर्ट। तो ये हर्ट हुआ बेसिक, लेकिन जब ये जैसे इन्फिर्मिटी है, इन्फिर्मिटी अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो देन दैट केस में भी कवर्ड इन दी केस ऑफ ग्रीवस हर्ट एज वेल। लेकिन इन्फिर्मिटी का मतलब यही है कि अगर कोई अंग नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, भले ही वो टेम्परेरीली हो जाए, परमानेंट हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा ग्रीवस हर्ट में चला जाएगा, राइट। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। एंड देन कम टू दी, यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसे केसेस में जहाँ पर डेथ तो हुई है बट एक्ट नीदर इंटेंडेड नोर लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन डेथ हुई है, ऐसे केसेस के बारे में, ऐसे केसेस के बारे में जहाँ पर डेथ ना तो इंटेंडेड थी ना ही इस बात की नॉलेज थी, लेकिन डेथ हुई, तो समटाइम्स दोज केसेस आर कवर्ड इन दी हेडिंग ऑफ हर्ट ओनली। जैसे नगा शवे का केस है, केस का नाम लिख लीजिए, केस प्लेम से पूछते हैं आपसे कई बार, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू हर्ट, ऐसे करके नगा शवे केस का नाम लिख लीजिए भाई, नाम से पूछ, कुछ ही केसेस ऐसे हैं, देखिए फिर केसेस का नाम आ गया तो प्लीज राइट डाउन। और मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं, मेरे नोट्स, लीगल नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ, काम चल जाएगा, वो तो नोट्स हम लोग देते हैं आप लोगों को, लेकिन जो ड्यूरिंग द क्लास जो ट्रिक आ जाती है सामने, उसको जरूर फोकस करके लिख लीजिए अलग से कहीं। देखिए केसेस के प्रिपरेशन का आप लोगों के क्वेश्चन मुझे भी आते हैं कि हाउ शुड बी प्रिपेयर द केसेस, केस लॉस को कैसे याद रखें, तो इसका आप लोग अभी बताया तो आप लोगों को आगे, वरना कॉन्टेक्स्ट आया तो लिख लेते हैं। देखिए केसेस में आप लोगों का कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। एक केस की कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं लीडिंग केसेस। क्या लिखा है, लीडिंग केसेस। एक तो ये कैटेगरी हुई। दूसरा ये हुआ कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं,
जैसे इन केस ऑफ आईपीसी देयर आर ओनली फ्यू केसेस विच शुड बी नोन बाय यू बाय नेम। हार्डली 20-25 या 30 केस मान लीजिए जो बाय नेम रटने हैं आपने बस, जैसे मैकनॉटन्स केस हो गया, बीएड का केस हो गया, वासुदेव का केस हो गया, नगाशवे केस हो गया, चतुर्मुथा का केस हो गया, राइट। तो कुछ केसेस हैं जहां पर वो आपसे पूछते हैं कि ये कौन से सेक्शन से या कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यहां पर कुछ में। बाकी सारे केसेस में आईपीसी में आपको केवल फैक्ट समझने, आपको केवल प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, वो टेक्निकली देखना है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑफेंस हुआ, कौन सा ऑफेंस इसमें नहीं हुआ। अब इसके अपोजिट चले जाइए आप, कहां चले जाइए आप, कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाइए। आर्टिकल 14 में ही आपको कम से कम 100 केसेस मिल जाएंगे आपको, लेकिन वहां पर क्या करना पड़ेगा, आईपीसी में आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, फैक्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं यहां पर आप। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इतनी मेहनत नहीं करनी है, वहां पर क्या, व्हाट वाज हेल्ड इन विच केस, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उस केस के क्या फैक्ट्स थे, क्या डिटेल थी, यू कैन सिंपली ओवरलुक दैट, छोड़ सकते हैं उसको। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में चले जाइए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। उसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें आपको केस लॉ का नाम भी पता होना चाहिए, उसमें केस लॉ के आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, और उसमें केस का डिसीजन भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने केस लॉस की बात कर रहा हूँ, केस लॉस को भी जनरल तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी केसेस के फैक्ट्स में घुसना शुरू कर दिया, यू विल एंड नोवेयर। उसी तरीके से अगर आपने आईपीसी में सभी केसेस को रटना शुरू कर दिया नाम से, यू विल एंड नोवेयर, देयर इज नो यूज ऑफ इट। तो केस लॉ को भी तैयार करने का अपना एक अलग तरीका होता है, और आपको वैसा ही करना चाहिए, तो ईजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ ना, हनुमान जी का पहाड़ उठाने जितना भारी काम जड़ी बूटी जैसा उठाना सिंपल भी हो सकता है वो। तो ये हुआ इस केस में, क्या हुआ पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या हुआ इसमें। जो एक्यूज भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, ही स्ट्रक ए मैन 1 ब्लो ऑन दी हेड विद ए बैम्बू यॉक, यानी कि एक बैम्बू की छड़ी से, बैम्बू से एक ही वार किया एक व्यक्ति ने। एंड द इंजर्ड मैन डाइड आफ्टरवर्ड्स इन ए हॉस्पिटल, और जिसको चोट लगी वो बाद में हॉस्पिटल में मर गया। लेकिन अब जो रीजन है यहां पर, अब ये देखना केसेस का यहां पर ये है कि इस केस में आपने प्रहार किया, मारा आपने, और आपको उसमें डेथ भी हो गई। तो प्राइमरीली इट सीम्स टू बी द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन इसके जब पोस्टमार्टम हुआ, उसमें रीजन ये आया कि जो डेथ हुई प्रिंसिपली फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम, ओपियम के एक्सेसिव यूज वाज द प्राइम रीजन फॉर द डेथ। तो यहां पर यह देखा जाएगा कि जो उसने 1 ब्लो किया, एक प्रहार किया, और किससे किया, बैम्बो योग से किया। तो क्या आप इससे यह कह सकते हैं कि वॉज देयर एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्या उसकी इंटेंशन डेथ करने की थी, क्या उसकी इंटेंशन ऐसी बॉडी इंजरी करने की थी जिससे डेथ हो सकती है, क्या उसको नॉलेज रही होगी। अब यहां पर देखो कि अगर, अब मैं यहां पर अपनी जुरिस्प्रूडेंस लेकर के आ रहा हूं, केस का नाम क्या है, नगाशवे पो। यहां पर तो पोस्टमार्टम में साफ साफ रिपोर्ट आ गई कि डेथ इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम, राइट। तो इन्होंने इस केस से माना ही वॉज गिल्टी ऑफ अंडर दिस, हर्ट का माना गया, बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन। इसमें केस में क्या डिसाइड किया गया कि यहां पर इंटेंशन डेथ करने की थी नहीं, एंड 1 ब्लो इन इट सेल्फ वॉज नोट ऑफ सच ए नेचर एज वॉज लाइकली टू कॉज डेथ। एक ब्लो अपने आप में मतलब वो स्टिक देखी गई होगी, बैम्बो स्टिक देखी गई होगी कि वो कितना हैवी थी, कितना चोट मार सकती थी। तो ये फाइंडिंग है कि द ब्लो वॉज ऑफ सच नेचर दैट डेथ वॉज अनलाइकली। और फिर कपल्ड विद द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई कि भाई एक्सेसिव यूज ऑफ, तो इट वॉज द केस ऑफ हार्ट। तो ये वो केस हो गया जहां पर डेथ भी हुई है, लेकिन क्या माना गया, हर्ट माना गया। अब मान लीजिए ओपियम नहीं आती, तो शायद फिर हम एक्सट्रीम केस में जाकर इसको नॉलेज वाले क्लॉज में इसलिए लेकर आते क्योंकि जो वाइटल पार्ट पर मारा गया था बैम्बू,
जो बैम्बू स्टिक से मारा गया, जो उसके सर पर मारा गया, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसी नॉलेज रही होगी कि किसी के सर पर अगर बैम्बू मारेंगे तो उससे उसकी डेथ भी लाइक्लीहुड तो है ही है। तो आप लोगों को ये देखना है, आप लोगों को ये देखना होगा हमेशा कि रटी रटाई बात पे नहीं जाना है। और हर्ट में देखो, अभी तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि हर्ट लॉ सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रिक भी दूंगा अभी आपको मैं ये, और ट्रिक दे तो भूल जाऊंगा वरना मैं अभी। ट्रिक क्या है? सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, देखो हम अपन लोगों ने विद्वान नहीं बनना है। विद्वान मैं ना खुद क्लेम करता हूँ खुद को, ना बनाने की कोशिश करता हूँ, और ना ही कोई हो पाएगा, है ना। अगर सबसे ज़्यादा कहीं कन्फ्यूजन होता है आईपीसी में, तो वो होता है हार्ट के केसेस में, कि इस केस में हार्ट है या कल्पल होमिसाइड है। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो और भी अगली डिग्री का है कि अटेम्प्ट के केसेस में, कि इसमें अटेम्प्ट माना जाए या अटेम्प्ट नहीं माना जाए। तो आपका क्या वरद बांसुरी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जज बनना। ये कन्फ्यूजन कहाँ होगा? प्रीलिम्स के एग्जाम में होगा। हमने किसी तरीके से प्रीलिम्स को निकलना है आगे को। तो ट्रिक क्या है कि इसके जितने भी 8-10 केसेस हैं हार्ट वाले, जो कन्फ्यूजन वाले हैं, उनको एक साथ लिखा और ये दिमाग में फिट कर लिया कि अगर ये फैक्ट्स आए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जैसे पी 3 इडियट में चतुर था ना, अरे हम रट लेंगे, वो कुछ भी करे, उस डिग्री का नहीं रटना होता है। लेकिन मैं आपको केवल एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को रट कर भी काम चलाया जा सकता है, जहाँ पर हमें बार बार कन्फ्यूजन होने का, जैसे नगासोबे वाला हो गया ये भी। अगर आपने नहीं पढ़ रखा, ध्यान में नहीं होगा, तो हो सकता है माइंड अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, और हर एक का लॉजिक सेम होगा, अच्छा होगा। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, इट वाज द सॉल्ट ऑन हेड, इट शुड बी कवर्ड इन नॉलेज क्लॉज, बात सही लग रही है। लेकिन जो आयोग है या जो हाई कोर्ट कंडक्ट कर रहा है, वो इतना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे। वो कहेंगे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, नगाशोबे के फैक्ट से सिमिलर है, हर्ट कहा गया था, बात खत्म हुई। आप कितना ही चीखते रह जाइए, कोई सुनेगा थोड़ी आपकी पर्सनली। इसलिए ध्यान रखना कि जो एक हार्ट हुआ, हार्ट ग्रीवियस हार्ट हुआ, और दूसरा बता रहा हूँ अटेम्प्ट के केसेस की अलग से लिस्ट बना लीजिए, जहाँ जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है कि, और दिमाग में रट लीजिए कि अगर ये फैक्ट्स आएंगे तो मुझे हार्ट करना है, ग्रीवियस हार्ट कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। अदरवाइज 2 नंबर कहीं ना कहीं कटने के चांस बन जाएंगे आपके। कितना भी लॉजिक लगा लिए, कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे आप। कर लेंगे आप लोग, ये नगाशबे हो गया, नाम से पूछा जाएगा, समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट केस पर आ जाइए। हाँ, एक ही है, accused with a view of chastising her daughter aged about 8 to 10 years, 8 से 10 साल की बेटी है, accused है, क्या किया उसने? gave her a kick in the back and 2 slaps on the face, फेस पर 2 थप्पड़ मारे और उसकी बैक पर लात मारी। एज ए रिजल्ट ऑफ शी डाइड। अगेन यहाँ देखिए, दिस इज द केस ऑफ डेथ अगेन। एक्यूज ने क्या किया? पीठ में पैर मारा, लात मारी और 2 थप्पड़ मार दिए उसके। नाउ आपको फिर यहां वही कंफ्यूजन होगा कि दिस शुड बी द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि डेथ हो गई है, इमोशन से गड़बड़ होंगे। अगर यही न्यूज़ आपको आज तक के मिल जाए, जो आजकल के 24/7 के न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो इसको मर्डर घोषित कर देंगे। एक बाप ने किया खून, मारी लात। लेकिन आप क्या हैं? यू आर द लीगल ब्रेन, आपको यूज करना है कि एक्टस रियस क्या है? किकिंग, स्लैपिंग। तो क्या किकिंग और स्लैपिंग हम इन 3 क्लॉज में कवर कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सेक्शन 100 की 3 क्लॉज हैं। कैन यू से देयर वॉज एन इंटेंशन? क्या आप किकिंग और स्लैपिंग को यहाँ पर कवर कर सकते हैं? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द नॉलेज बाय सच एक्ट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो फिर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा तो ये मर्डर भी नहीं होगा। और क्योंकि वो मार ही रहा है, सीधे सीधा ये है ही कि उसने मारना चाहा ही था, है ना। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस एज वेल। वहाँ से एकदम बाहर आ गए। क्या बचता है? व्हाट वाज द इंटेंशन? वाज टू, थप्पड़ लगने से क्या होगा? पेन। इंटेंशन क्या हुई? वॉलंटरली कॉज्ड पेन। तो ही वॉज हेल्ड गिल्टी फॉर द हार्ट। तो सरप्राइजिंगली होगा, लेकिन ऐसे चीजें हम किसमें आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना बस ये। नेक्स्ट,
कुछ स्प्लीन केसेस आते हैं आपके इसमें, जैसे हस्बैंड इन्फ्लिक्टेड किक अपॉन हिज वाइफ ऑन प्रोवोकेशन, वाइफ ने प्रोवोक किया, हस्बैंड को गुस्सा आया, हस्बैंड ने क्या किया, किक मारी, और किक बाय चांस पड़ी उसके स्प्लीन एरिया पर, वुमन डाइड। लेकिन पता चला लेटर ऑन इट वाज कि स्प्लीन डिजीज थी, उसकी स्प्लीन थी दैट वाज डिजीज्ड एंड देयरफॉर शी डाइड। तो इसमें वही बात कहेगा कि ही हैड नो इंटेंशन और नॉलेज कि उससे जो है ह्यूमन लाइफ एंडेंजर्ड भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो भले ही इस इंसान ने क्या कहता, पेट में लात मारी और डेथ हो गई, डेथ होने पे यही देखा जाएगा, फिर वही फॉर्मूला, वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज डेथ, वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, है ना, वॉज देयर नॉलेज दैट इससे डेथ हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले कल्पल होमिसाइड पढ़ाया, वरना आपको बात समझ में ही नहीं आती हर बार ये कर लेंगे आप लोग। देन इट वुड, अगर उसको ये पता होता कि इसके जो स्प्लीन है वो डिजीज्ड है और फिर भी वो मारता, फिर पता क्या होता, बताओ क्या होता, फिर ऑफेंस क्या होता, फिर मर्डर हो जाता, फिर ये कल्पल होमिसाइड नहीं होता, फिर ये मर्डर हो जाता और ये आता सेक्शन 101 की क्लॉज इंटेंशन टू कॉज सेकंड में, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें आ जाता फिर ये कि उसको पता है कि यहाँ पे चोट मारूंगा तो यहाँ से डेथ हो जाएगी, फिर मर्डर क्लॉज में चला जाता। अब देखो जिन लोगों ने ये रट रखा है वो लोग एकदम से रिलेट कर पाते होंगे मेरी भाषा को, मेरी नॉलेज को फटाफट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जरा इमेजिन करो याद नहीं किया होता तो फिर आप वो कनेक्ट कर ही नहीं पाते उस तरीके से। नेक्स्ट, एक्यूज थ्रू ए पीस ऑफ ब्रिक अपॉन ए पर्सन, एक व्यक्ति पर ईंट फेंक के मारी, कहाँ लगी, विच स्ट्रक हिम इन द रीजन ऑफ स्प्लीन एंड रप्चर्ड इट, स्प्लीन वॉज ऑलरेडी डिसीज्ड कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। फिर वो तो जो ईंट का टुकड़ा मारा वो कहाँ लगा, उसके पेट में लगा, स्प्लीन एरिया में, स्प्लीन ऑलरेडी डिजीज थी, डेथ हो गई। सेम केस क्या कहा गया, ओनली हर्ट, सेम लॉजिक। ऐसे ही पॉइजनिंग के केस में आता है, ये बहुत बढ़िया है। देखो मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको आप अपने ज़माने का कालिदास कह सकते हो। कौन सा कालिदास, महान वाला नहीं, वो कालिदास जिसको कुछ ज्ञान नहीं था। लॉ में आप लोगों ने बहुत अच्छे लॉ कॉलेज से LLB किए हैं, रेगुलर क्लासेस में भी गए होंगे। आई नेवर वेंट टू द कॉलेज उस ज़माने में, है ना, क्योंकि वो सबके आज भी वैसे ही करते हैं लोग, मैंने भी वैसे ही की थी। आई वाज डूइंग बिजनेस, और उस समय कोचिंग भी कोई नहीं थी, विदाउट कोचिंग। और UPSC का पहला अटैम्प्ट तो फेल हो गया था मैं, क्योंकि GS वगैरह का मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद में प्रीलिम्स तो हलवा था, हलवा टाइप। हलवा मतलब होता है कि आपको मज़ा आए खा करके, जब प्रीलिम्स को देने में टेरर ना हो, आपको मज़ा आए, अरे ये एग्ज़ाम है कोई, ये जब ऐसे आ जाए। और मैं वो सारी ट्रिक्स आपको ट्रांसफ़र करता हूँ डेली बेसिस पर, और जो कर रहे हैं उनको आइडिया आ गया होगा कि मज़ा आने लगा होगा। इट कैन बी डन सो ईजी फॉर यू, जस्ट आपको ऐसे फॉलो करना है। आप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई आदमी ना कहे, बच्चे ना कहें कि सर भाषण देना आसान है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो मेरे तो सब ये टिप्स पे था बुरी तरीके से। अनीस बेग में समझ लीजिए, अनीस बेग कौन है, ये हमारे अनीस बेग हैं। एक्यूज एज अबाउट 16 ईयर्स, भयंकर उम्र, और काम ये होता है, वॉज इन लव विद द गर्ल हु वाज 3 ईयर्स यंगर टू हिम। 16 साल का लड़का और 12 साल की लड़की, ठीक, लड़का लड़की के प्रेम में है। क्या क्या, लड़के को लगा कि इसको ना वशीकरण का कुछ मामला निपटाते हैं इस तरीके से। तो इसने क्या किया, इंटेंडिंग टू एडमिनिस्टर टू हर समथिंग इन द नेचर ऑफ लव फिल्टर, मतलब प्रेम के वशीकरण में आ जाए वो, ऐसी कुछ ट्रिक करते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें क्या हुआ, एक इंड्यूस अनदर यंगर देन हिमसेल्फ टू गिव गर्ल सम स्वीट मीट्स, कुछ खाने के लिए दिया
लड़की के लिए भिजवाया, एंड विच वॉज टेकन बाय द गर्ल एज वेल एज हर फैमिली मेम्बर्स। तो कुछ प्रसाद कह लीजिए, कुछ मिठाई कह लीजिए, कुछ लड्डू कह लीजिए, वॉट एवर उसने भिजवाया खाने के लिए कि जैसे खाएगी लड़की मेरे प्रेम में बंध जाएगी। अब यहाँ पूरी ससुराल ने खाए, फिर क्या हुआ? All those who took it were seized with more or less violent symptoms of धतूरा poisoning, though none of them died। किसी की मौत नहीं हुई लेकिन ये सिम्टम हुए इसके, ठीक है। और उसको, लड़के को पता नहीं था कि ये दे कंटेन एनीथिंग हार्मफुल, ये उसका मेंसरी आ गया, यानी कि लड़के का माइंड सेट आ गया। लड़के को ये पता नहीं था कि भाई ये कुछ भी ऐसा हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सिम्टम्स ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, यानी कि वो कुछ समय के लिए, आप उसको डिजीज कह सकते हैं या उसको इन्फर्मिटी कह सकते हैं एटलीस्ट, ये बॉडी पेन में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ सकता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, वो टेम्परेली अफेक्टेड हो गई, कुछ दोनों ठीक हो गएंगे, मरा कोई नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर यू कैन से दिस द केस ऑफ इन्फर्मिटी, एंड देयरफॉर दे वर, द एक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ हर्ट ओनली। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो अनीश बेग का केस है, अगेन ये इंपॉर्टेंट केस है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, और ये पूछा जाता है, नाम से पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो LLB अभी कर ही रहे हैं, तो उनके लिए तो बढ़िया है, अपना याद कीजिए इसको, आगे पीछे आपके काम आएगा, LLB में भी है। ऐसे ही कुछ केसेस किकिंग के हैं। किकिंग में केस का नाम है माराना गोंडन। इसमें क्या हुआ, एक्यूज डिमांडेड 1 आना फ्रॉम द डिसीज्ड विच लेटर ओड हिम। एक कुछ आपस में हिसाब था, लेने देने का मांगा गया, मना कर दिया कि बाद में ले लेना। एक्यूज ने किड हिम ट्वाइस ऑन द एब्डोमन एंड डिसीज कोलैप्स एंड डाइड। यहाँ पर क्या है कि भाई मेरे पैसे तो नहीं दूंगा, बाद में ले लेना, गुस्सा आ गया, पैर मारी पेट में, इंसान मर गया। तो यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन सा ऑफेंस हुआ। डेथ तो हुई, अगेन वही रिपीटेशन होगा, कल्पित होमिसाइड नहीं है, मर्डर होगा नहीं, तो क्या रह गया, किक मारने से क्या हो सकता है, हर्ट हो सकती है। तो इट इज द केस ऑफ ऑफेंस ऑफ हर्ट ओनली, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ इसको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और इम्प्रोवाइज करूँ, इसको मान लीजिए यहाँ पर इनका सडन झगड़ा हो जाए, सडन फाइट हो जाए, सही है, और मारे भी इस तरीके से, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मारे, कुछ लाठी उससे या कुछ इस तरीके से मारे, सर पर मारे, तो फिर कौन सा केस होगा, कहाँ पर पहुँच जाएगा ये? फिर ये पहुँच जाएगा मर्डर का जो एक्सेप्शन नंबर 4 है, सडन फाइट में, कि उसमें चला जाएगा। लेकिन अभी हम इससे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर किक मारा, पेट में लात मारी, डेथ हो गई, लेकिन फिर भी इस केस को हार्ट के कैटेगरी में रखा गया, ठीक। अगर डेथ हो जाती तब, है ना, इस केस में भी देखो, अगर उसकी डेथ हो जाती तब भी नहीं होता। उसकी वजह यह है, केवल डेथ होने की वजह से, है ना, डेथ होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि, जैसे हमने कई बार देखा, कई केस में डेथ हुई, डेथ, mere happening of death will not constitute the offense of culpable homicide. What will be seen? The intention, है ना। with what intention? अब यहाँ पर क्योंकि इसमें आ गया, यहाँ पर देखो इसमें क्या, अनीस बेग में क्या लिख, इसकी फाइंडिंग क्या है कोर्ट की, एविडेंस डिड नॉट शो दैट बॉय who actually handed over the sweetmeats knew that the content anything harmful। कुछ भी हार्मफुल होने के इस डिग्री के सामने नहीं आई बात, इसमें इस कैटेगरी उस तरीके देखा जाएगा इसको। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कोर्ट या लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट होती है, वो कहती है भैया बाद में देखेंगे, पहले चार्ज लगाओ, कल्प्रिट होमिसाइड भी छोड़ो, मर्डर का लगाओ, बाद में रिड्यूस करते रहेंगे, डिपेंड करते हैं। क्योंकि मैंने केसेस देखे हैं ऐसे, वो कहते हैं नहीं, चार्ज तो पीपी साहब 302 में ही लगेगा। अगर नॉलेज, फिर तो आप खुद ही कह रहे हो, ही न्यू चांसेस ऑफ डेथ हैं, तो फिर तो कल्प्रिट होमिसाइड हो ही गया। फिर तो नॉलेज आपने खुद ही कह रहे हैं कि अगर वो, इफ ही न्यू कि डेथ इज पॉसिबल, और फिर भी ऐसा कर रहा है,
तो इट इज़ स्क्वायरली कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अगर एक्यूज को पता है कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है और फिर भी उस कार्य को कर रहा है वो, और मृत्यु हो भी जाती है, तब तो फिर कल्पेबल होमिसाइड का केस बना ही बना, सोचना ही नहीं है उसमें तो कुछ। ठीक है ना, बढ़े आगे को। अब आ जाइए आप 116 पर। हार्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसको इतना ही करना है, इट इज़ मोर देन एनफ। हार्ट की सेक्शन को रट लीजिए, जो कुछ केस लॉज अनीस बेग और ये बताए, जो इलस्ट्रेशन बताए हैं, दीज आर मोर देन एनफ फॉर यू। इन्हीं को ही घोट लीजिए, बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब समझिए क्या है। सेक्शन 320 था आपका ग्रीवस हर्ट पहले, अब ये हो गया है 116 BNS। ठीक है, 116 BNS डिफाइंस व्हाट ग्रीवस हर्ट। ग्रीवस हर्ट को हिंदी में बोलते हैं घोर उपहति। घोर उपहति। अब मैं बैठूंगा किस दिन तसल्ली से इस बार क्वेश्चन बनाने के लिए आपका। चलिए, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हार्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड ग्रीवस हर्ट। देखिए, जो इसमें केवल आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हार्ट का कॉन्सेप्ट था। अगर हार्ट इन काइंड की हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, कितनी 8 है, कितनी है, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 काइंड ऑफ हर्ट्स। 8 काइंड ऑफ हर्ट्स को डेजिग्नेट किया गया है कि इसको हम ग्रीवस हर्ट बोलेंगे, या वो गंभीरता ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें केवल। तो जो जैसे उपहति और घोर उपहति में क्या लिखा है देखो, एक हुआ हार्ट, यहाँ पर लिखते हैं, एक सिंपली हार्ट है, उसमें सब कुछ प्लस क्या हुआ, ग्रीवस है। तो ग्रीवस को कैटेगराइज कर दिया है केवल ये निम्नलिखित 8। अगर ये फॉलोइंग 8 कैटेगरी ऑफ हार्ट होंगी तो उनको हम इनको ये बोल रहे हैं ग्रीवस हार्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कोई और फॉर्मूला नहीं है, मेंस में अगर आपसे पूछ लिया तो आपको लिखना ही होगा। और इसलिए अगर आपके पास, आपके अंदर दम है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज चेंज करके दिखाओ वरना रटना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। इसलिए रट लीजिएगा, प्रीलिम्स में ही पूछेगा, मेंस में ही पूछा जाएगा आपसे। अगर मान लीजिए उसने कहा डिफाइन ग्रीवस हर्ट, अब बताओ क्या लिखोगे आप। एक दो को लिख के कह दोगे, थोड़े लिखोगे अधिक समझना, आपका अपना वरद ऐसे लिखोगे नहीं। तो 8 की 8 डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, या लिख लीजिए कौन कौन सी डिटेल है। ये इमैस्कुलेशन, यानी कि उसको नपुंसक करना। परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, किसी भी आंख को, आंख की परमानेंटली आंख की दृष्टि खत्म हो जाना, ऐसे ही हियरिंग खत्म हो जाना। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, जो हड्डियों के जोड़ हैं वहां पर आ गया। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी जॉइंट, मेंबर ऑफ जॉइंट बोलते हैं हड्डियों के जोड़, ये सब जिनको बोलते हैं इसके। अब इसमें जो खास बात आती है ये आता है, देखिए, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। इसको समझना ये क्या है, हेड और फेस। परमानेंट डिसफिगरेशन, डिसफिगरेशन समझते हैं क्या होता है, बताइए क्या होता है डिसफिगरेशन। डिसफिगरेशन का लिख लीजिए मीनिंग, आपको काम आएगा, लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए बेटा। कॉजिंग सच इंजरी टू ए मैन विच डिट्रैक्ट्स फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस बट डज नॉट वीकन हिम। उससे उसको कोई वीकन नहीं हो रहा है, ऐसी कोई चोट पहुंचाना जिससे उसकी पर्सनल अपीयरेंस कमतर होती हो, राइट। जैसे किसी इंसान की नाक काट दी, कान काट दिए, है ना, कोई परमानेंट मार्क बना दिया फेस पर। अब किसी के परमानेंट उस पर मार्क बना दिया फेस पर, ठीक है, तो उससे आपका क्या है ना, अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वो कैटेगरी है, इसलिए कहा गया है कि ये लाइन डज नॉट वीकन हिम। डिसफिगरेशन का मतलब है कि ऐसी कोई चोट, ऐसी कोई इंजरी जो उसकी पर्सनल अपीयरेंस को अफेक्ट करती है एडवर्सली, बट डज नॉट वीकन। वीकन का मतलब मस्कुलर हेल्थ से, यहाँ पर जैसे आपकी जो फिजिकल कमजोरी क्या आएगी उससे। तो देखो, अगर कान ही काट दिया तो कान, देखो एक तो हुआ ऊपर का कान काटना, सही है, तो आएगा डिसफिगर में आ जाएगा। एक है कि ऐसा थप्पड़ मारा खींच के, उसको आवाज़ आनी बंद हो गई, तो फिर कहाँ चला जाएगा, फिर वो
पर ये जो क्लॉज है हियरिंग वाली, फिर ये यहाँ चला जाएगा, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर आई। कान को काटा, डिसफिगरेशन कहलाएगा। कान में आवाज आनी बंद हो गई, सब क्लॉज सी में कवर हो जाएगा इसमें। बोलो हाँ है ना। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, इनको केवल आपको एक बार देखना है। ऐसे ही फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, इसमें खास बात क्या है, फ्रैक्चर में खास बात क्या देखनी है आपने, फ्रैक्चर कभी परमानेंट नेचर का नहीं होता है। फ्रैक्चर हुआ बाद में रीसेट हो जाएगा, या मान लीजिए डिसफिगर हुआ, चेहरे पे मार्क बनाया किसी ने, तो बाद में रिकवर भी हो सकता है वो, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाएगा, हाँ फ्रैक्चर का मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्चर कितने दिन तक रहेगा, वो दोबारा सही होगा या नहीं होगा, वो दैट इज नॉट द केस। बात ये है कि यू कॉज इंजरी विच रिजल्टेड इन फ्रैक्चर। लेकिन एक शब्द आता है क्रैक, ये भी अलग चीज है। मतलब यहां पर क्या शब्द यूज किया था, वो कितना टेक्निकली लॉ को समझा जाता है। कब होगी डिसलोकेशन हो या फ्रैक्चर हो। फ्रैक्चर में और क्रैक में अंतर है। क्रैक का मतलब होता है कि अपर लेयर में कुछ बाल सा टाइप पड़ गया, कुछ हल्का सा आ गया, हेयर लाइन हो गया। हेयर लाइन फ्रैक्चर ही हो तो अब मुझे नहीं टेक्निकली कहाँ तक जाएंगे वो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि अगर अपर में हल्का फुल्का कोई स्क्रैच टाइप आया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द फ्रैक्चर एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द केस ऑफ ग्रीवस हेड। एक्चुअल फ्रैक्चर का मतलब ये कि डीपर इन द बोन तक जाकर के वो फ्रैक्चर हुआ। रिकवरेबल है या नॉट रिकवरेबल है, इट इज इमटेरियल, इट मे बी रिकवर्ड बट इट विल द केस ऑफ व्हाट, ग्रीवस हेड। बोन का हो सकता है, टूथ हो सकता है। एंड नाउ दिस इज एच को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। एनी हर्ट, कोई भी ऐसी हर्ट, कोई भी सिंपल हर्ट ऐसी, कैसी कौन सी हर्ट हो, विच एंडेंजर्स लाइफ, जिससे लाइफ खतरे में पड़ती हो। और ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्लोजर टू अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पल होमिसाइड के केस से पहुंच जाता है। वेरी थिन लाइन डिफरेंस। हम कब कहेंगे दिस इज द केस ऑफ ग्रीवस हेड एंड और अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पल होमिसाइड। तो ऐसी चोट पहुंचाना जिससे जीवन संकट में आता हो, विच एंडेंजर्स लाइफ। पहले तो पढ़ लेते हैं, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है, विच कॉजेस द सफरर टू बी इन सीवियर बॉडीली पेन, सीवियर बॉडीली पेन की रेंज में पहुंच गया वो। एंड थर्ड, और अनेबल टू फॉलो ऑर्डिनरी परस्यूट ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज पहले था, अब क्या हो गया ये, अब 15 डेज हो गया ये। पहले 20 डेज था ये। ऑर्डिनरी परस्यूट्स का मतलब है कि जो उसके डेली रूटीन के काम होते हैं, नहाना, खाना, वॉशरूम जाना, डेली रूटीन से निवृत्त होना, वो सब के सब आते हैं जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स हैं। अगर वो 15 दिन तक वो नहीं कर पाता है, ऐसी चोट मारी है ना, तो उसको हम कहेंगे 15 दिन तक नहीं कर पाते। लेकिन इसमें खास बात क्या है, क्या अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया तो क्या उसको ग्रीवस हेड बोलेंगे आप? सिंपली अगर समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, इमैस्कुलेशन आप समझते ही है ना, रेंडर में इंपॉर्टेंट, डिसफिगरेशन मैंने समझा दिया आपको। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ में एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ए वुंड ऑन द नेक इन्फ्लिक्टेड बाय शार्प एज्ड वेपन, शार्प एज्ड वेपन से गर्दन पर प्रहार करना, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है एंडेंजरिंग लाइफ का। अब आ जाइए, mere the fact that sufferer was hospitalized for 15 days, पहले 20 days था, or more days would not be sufficient. He must have been during period unable to follow his ordinary pursuits. 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइज रहा। अगर ये लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, फिल्म से पूछी जा सकती है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज रहा तो क्या हम उसको इस कैटेगरी में लिखेंगे? आंसर इज नो। क्या हुआ? आंसर इज नो। वो जो टेस्ट है वो ये है कि
ही वॉज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डनरी परस्यूट्स। तो सिंपली हॉस्पिटलाइज होने में और नॉट फॉलोइंग, नॉट एबल टू डू दैट, इसमें अंतर है। कर लेंगे आप लोग? यह समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सिर्फ इसमें देखा जाएगा बस, अब और कुछ नहीं समझना हमने। अब ये समझना केवल आपने कि कुछ केसेस में डेथ हुई तो हम, लेकिन वो केसेस कौन से माने गए? हार्ट के माने गए। लेकिन अगर जो इंजरी है, इंजरी अगर सीरियस नेचर की है, जो ग्रीवस हर्ट की कैटेगरी में आ सकती है, तो डेथ के केसेस में या तो हार्ट मानते हैं या फिर ग्रीवस हर्ट मानते हैं। तो कुछ केसेस ग्रीवस हर्ट की कैटेगरी में भी आ सकते हैं जब इंजरी उस तरीके की दिख रही है उसमें डेंजर होगा। तो ये हुआ आपका हार्ट और ग्रीवस हर्ट के जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम लोग जो बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको एक बार और देख लेते हैं, जो इसके पनिशमेंट वाले हैं, जो और वेरिएशंस के कहाँ कहाँ से कोई कोई क्वेश्चन बनते हैं। तो और वो सारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। केवल आप लोग 114 पर आ जाइए, 115 पर। चलिए देखिए, एक भाई साहब इनका कहना ये है, क्वेश्चन ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है उसका 2, चलिए मैं लिखता हूँ। एक्सप्लेनेशन सेकंड, सेक्शन 100 पढ़िए जरा भी क्या है रहा, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूँ। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी, ठीक, हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिसीज और इन्फर्मिटी, और उसके बाद में क्या करता है? देयर बाई एक्सलरेट्स द डेथ। अब इन्होंने क्या कहा है सुनिए, इनका इस साहिल यादव है, इनकी क्वेरी है कि अगर सर जैसे आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति को पेट में मारा गया है ना, और वो डिजीज़ था ऑलरेडी, आपने उसको मारा और उसकी डेथ हो गई है ना, तो यहाँ पर आप कह रहे हो हार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन सेकंड है इसका वही कहता है कि अगर आप किसी को क्या करते हैं, डेथ इज कॉज्ड बाय, अब ये है ना कॉजेस, वेयर डेथ इज कॉज, एक्सप्रेशन 1 की बात करें, ठीक है ये है। तो बहरहाल बात ये कि अगर एक आदमी ऑलरेडी डिसीज्ड है और आपने हु एवर कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर दिस, आपने बॉडली इंजरी करी किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति ऑलरेडी से बीमार है, और उसके द्वारा आपने उसकी मृत्यु को बढ़ा दिया, तो ये माना जाएगा कि आप ही ने उसकी मृत्यु करी है। लेकिन यहाँ पर आप साहिल एक बात भूल रहे हो कि यू कैन नॉट इग्नोर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉज। आप जो एक्ट करोगे, जो बॉडली इंजरी करी गई है, बॉडली इंजरी करते हुए आपकी इंटेंशन क्या थी ये देखना पड़ेगा। वेदर यू इंटेंडेड टू कॉज डेथ, वेदर यू इंटेंडेड टू कॉज सच बॉडली इंजरी एज इज लाइक टू कॉज डेथ, और यू हैव नॉलेज दैट, तभी जाकर के कल साइड में लेकर आओगे आप। आपको अब जब आपने जो लात मारी, घूसा मारा, आपको पता ही नहीं है कि उसको चोट लगी या नहीं लगी, क्या है, तो इसको आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन घूसा मारने में, लात मारने में एट द मोस्ट क्या रही होगी कि उसको मुझे हर्ट कारित करना है, तो दिस विल बी द केस ऑफ कॉजिंग हर्ट ओनली। लेकिन हाँ, अगर उसको ये पता है कि ये इंसान बीमार है और ये इसका यहाँ पर अगर मैं घूसा मारूंगा तो ये मर जाएगा, और फिर वो यहाँ पे घूसा मारता है, उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वो केस चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के साथ आप लोगे, एक्सप्रेशन 1 को लोगे, और फिर क्योंकि सर्टेनिटी है तो फिर सेक्शन 101 की जो सेकंड क्लॉज है उसमें केस कर करके इसको मर्डर ट्रीट कर सकते हो। तो केवल इसलिए कि बीमार आदमी को मार दिया ये नहीं देखना, साइकोलॉजी किसकी देखेंगे? जो एक्यूज्ड है उसने किस इंटेंशन और किस नॉलेज से वो एक्ट अपॉन किया, ये डिटरमाइन करेगी उसका गिल्ट किस डिग्री का माना जाए। समझे आप? ये एक आदमी कितनी बीमारी ले घूम रहा है किसी को क्या पता,
कई बार क्या होता है पढ़ाते हुए 10 जगह दिमाग लगाना पड़ता है, तो 1 2 में गड़बड़ हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग आते हैं 115 पर। 115 क्या, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। पढ़े रहा, हु एवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज एंड डज देयर बाई हर्ट कॉज हर्ट एनीवेयर इज सेड टू वॉलंटरी कॉज हर्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो यहाँ पर ध्यान कर लेना कि इन विच सेक्शन वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इज डिफाइंड। तो वॉलंटरी कॉजिंग, अब सिंपली प्रीलिम्स है, जितना इतना आपको याद करना है उतना बताया था आपको इसकी हेडिंग रटनी है यहाँ से, पी फॉर प्रीलिम्स। इसका मीनिंग देख लीजिए क्या है, whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person। या तो हर्ट करने की इंटेंशन हो या हर्ट करने की उसकी नॉलेज हो कि उससे हर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर खास बात क्या आ गई, हाँ, देखो देखो देखो, एक बार जरा आप सेक्शन 2, एक छोटी टेक्निकल बात है क्योंकि मेरा माइंड चलता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं फंस ना जाओ तो इसलिए समझा रहा हूँ आपको। यू गो टू सेक्शन वॉलंटरली, कहाँ पर है, 233, सेक्शन 2 की सब क्लॉज 33। वॉलंटरली शब्द जो है ये डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 2 की क्लॉज 33, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई कार्य इंटेंशन हो करने की या उसको नॉलेज हो, या थर्ड क्या है, हैव रीजन टू बिलीव कि लाइकली होगा कार्य ऐसा, तो हम उसका हम कहते हैं वॉलंटरली। आप पढ़ लीजिए एक बार को वॉलंटरली की स्पेलिंग, वो पढ़ रहा हूँ आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली। हम कब कहेंगे कि इस काम को इसने स्वेच्छा से किया हो, वॉलंटर को हिंदी बोलते हैं स्वेच्छा से। तो या तो उसने काम, उसको ऐसा करने की उसकी इंटेंशन हो, या नॉलेज क्लॉज में आता हो, यानी कि वो जानता था कि उसके कार्य से ऐसा हो सकता है। तो हम या तो ये कह सकते हैं कि यू हैड नॉलेज, और हम ये भी कह सकते हैं यू डिड वॉलंटरली। अगर किसी ने किसी का गला काट दिया तो हम ये कह सकते हैं यू इंटेंशनली कॉज डेथ। हम ये भी कह सकते हैं यू वॉलंटरली कॉज डेथ, क्योंकि इंटेंशन से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको वॉलंटरली कहा जाता है। उसी प्रकार से किसी काम को हम नॉलेज के साथ करते हैं कि यू न्यू दिस, आपको पता था कि आपके, जैसे मैंने वीडियो दिखाया वो ग्लास वाला, तो नॉलेज लो। एक थर्ड चीज़ हो गई रीज़न टू बिलीव, कि आपके पास ऐसा उन ऐसा विश्वास रहा होगा कि आपके कार्य का परिणाम ऐसा हो सकता है। तो देखो वॉलंटरी कितने मीनिंग है, अब 3 मीनिंग है बेसिकली यहाँ, 1 2 और इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। लेकिन इस वाली जो डेफिनेशन है यहां पर हम क्या कह रहे हैं, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट कब कहा जाएगा। हर्ट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं 114 में। इन्होंने क्या ऐड किया है, वॉलंटरली। वॉलंटरली में डिफाइन कहाँ पर है, 233 में। अगर इसको ऐड करें तो इसके 3 मीनिंग होने चाहिए थे, इंटेंशन क्लॉज, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। लेकिन इनकी डेफिनेशन में सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटेंशन वाली क्लॉज को कवर किया गया है, नॉलेज को किया गया है, एंड रीजन टू बिलीव को नहीं किया गया है। आर यू गेटिंग माय नोट। तो यहां पर कहीं फिल्म्स में घुमा सकता है आपको वो, लिखिए। अगर आप नहीं समझे ना, चलिए मैं डिक्टेट करता हूं, आपको समझ में आएगी बात। लिखो फटाफट। ए पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट वॉलंटरली। ए पर्सन इज सेड, ए पर्सन, मैं लिखता हूं और बोलता भी हूं, आप लिखते जाइए। ए पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट voluntarily, option A, when
he causes hurt intentionally, ठीक है। B, when he causes hurt with knowledge, okay। C, when he has reason to believe that he is likely to cause hurt। तीन हो गए। ये तीनों मीनिंग कौन से लिखवाए मैंने, जो कि वॉलंटरली की भाषा में, परिभाषा में आते हैं। एंड डी ऑप्शन इज ए एंड बी, द आंसर इज डी। समझ में आई बताइए को। इंटेंशनल क्लॉज को ऐड किया है इन्होंने, नॉलेज क्लॉज को ऐड किया है, इस वाली क्लॉज को उन्होंने वॉलंटरली का जो मीनिंग है, थर्ड मीनिंग, उसको उन्होंने ओवरलुक कर दिया है। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आई नहीं आई, एवरीवन यू गॉट इट। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे, कब हम कहेंगे व्हेन ही कॉजिंग, भाई इतना ध्यान रखना, व्हेन ही कॉजिंग हर्ट इंटेंशनली और व्हेन ही कॉजिंग हर्ट विद नॉलेज, बस। सेक्शन नंबर 115। नेक्स्ट 112 में आ जाएगा पनिशमेंट आ जाएगा, बस इसको छोड़ दीजिए आप, यू कैन लीव इट। नाउ कम टू 116 पढ़ा चुका हूँ। 117 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, हु एवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट, बस इतना ध्यान रखना है। और इफ द हर्ट ग्रीवस हर्ट हो, तो इतना याद कर लीजिए बस कि ग्रीवस हर्ट कहाँ डिफाइन, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट कहाँ डिफाइंड है 117 में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस वो मार्जिनल नोट रख लेना। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट कहाँ डिफाइंड है 117, बल्कि 117 की क्लॉज 1 में, और एक्सप्लेनेशन में क्या है इसमें सेम है। हाँ ये समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन में, ए इज सेड बट ही सेड टू वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवस हर्ट if he intending or knowing himself to be likely cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of the another kind। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इलस्ट्रेशन में, सॉरी एक्सप्लेनेशन में खास बात क्या है, देखिए पूरा पढ़ते हैं। ए पर्सन इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवस हर्ट, ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने वॉलंटरली ग्रीवस हर्ट कारित करी, कब, note said except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt। वही लाइन है कि जब वो इंटेंशनली करेगा ग्रीवस हर्ट या विद नॉलेज करेगा, हम तभी कहेंगे कि उसने ग्रीवस हर्ट वॉलंटरली कारित की। अब इसमें खास बात यह है कि वो आया था हाथ तोड़ने के लिए। मान लीजिए बांसुरी ने सुपारी दी कि व्रत के हाथ तोड़ देना। अब राजपाल यादव आए, मान लीजिए इनको सुपारी दी इन्होंने, अब हाथ व्रत के काबू में ना आए, इतने हाथ छू ही ना पाए वो। उसने कहा अब करूं क्या, सुपारी गड़बड़ हो जाएगी सब। उसने पैर पे इंजरी करी, पैर तोड़ दिया। तो इंटेंशन वॉज टू कॉज बाय, हाँ हाथ तोड़ने। अब ये कह रही अगर एक काइंड का करा, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक काइंड की करनी थी लेकिन कैसी हो गई, अदर काइंड की हो गई। क्वेश्चन ये है यू इंटेंडेड टू कॉज ग्रीवस हर्ट, कौन सी ग्रीवस हर्ट करनी थी ये इससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट वाज योर इंटेंशन, इंटेंशन वाज टू कॉज ग्रीवस हर्ट। व्हाट वाज योर नॉलेज, टू कॉज ग्रीवस हर्ट। अब कौन सी नॉलेज थी, कौन सी क्या थी, मान लीजिए हाथ तो बिल्कुल ना की टूट जाए, तो ये नहीं कहा जाएगा नहीं नहीं मैं, मेरी इंटेंशन तो हाथ तोड़ने की थी, मुंह पे तो केवल एक्सीडेंट लग गया है ना। ये अगर कोई प्लीज ये कहे कि सर देखो रिकॉर्डिंग है, सुपारी की भी सही है, मैं सोच के निकला था कि आज व्रत के हाथ तोड़ दूंगा और चलो पैर तोड़ दूंगा, लेकिन नाक तोड़ने की सर मैं कभी सोच ही नहीं सकता, लड़का क्यूट सा लड़का क्यों तोड़ूंगा, इतने क्या बुराई है ना। अब ये तो सर एक्सीडेंट माना जाए, इसको एक्सीडेंट मान के छोड़ दिया जाए मुझे, तो कहें ना तेरी इंटेंशन ग्रीवस हर्ट करने की थी,
अब वन काइंड की जगह अदर काइंड हो गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यही कहा जाएगा वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेव असर्ट। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन फिल्म से मिलेंगे आपको। ए इंटेंडिंग हिमसेल्फ टू लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड्स फेस, जेड के फेस को डिसफिगर कर देगा। गिव्स जेड ए ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस बट विच कॉजेज जेड टू सफर सीवियर बॉडीली पेन फॉर द स्पेस ऑफ 15 डेज। 15 दिन तक उसको दर्द रहता है। तो क्या क्या सोच के निकला था? डिसफिगर करेगा। हुई कौन थी चोट? पेन फॉर 15 डेज। तो क्या हुआ? वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवस हर्ट। तो देखो पहले डिफाइन किया गया हर्ट को और ग्रीवस हर्ट को, फिर हम डिफाइन कर रहे हैं वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, क्योंकि जो पनिशमेंट होगा वो इसी के लिए होगा, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब केवल ये बोरियत वाला काम हो गया है ना, तो मैं इसको निपटाता हूँ तेजी से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यस, देखा, मोहर लगा दी कि हाँ बोर तो हो रहे हैं, सब समझता हूँ मैं। बस ये पनिशमेंट क्लॉज अपने आप देख लेना, छोड़ दीजिए आप, जहाँ जहाँ लाइफ आ रहा है वहाँ पे देख लीजिएगा मन करे तब। 4 क्लॉज 4 देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है कुछ नहीं पढ़ रहे सारे बच्चे, थोड़ी एक जैसे होते हैं। पढ़िए, देखिए क्लॉज 4 को पढ़िए। व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट causes grievous hurt on the ground of his race, caste, community, sex, place of birth, language, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। ये समझिए, देखिए जो हमारे घटना आम पिछले कई सालों में एक घटना घटी है, इसे हम क्या बोलते हैं उसको? मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में तो डेथ हो जाती है, तो उसका अलग से सेक्शन आपने देखा होगा, सेक्शन 103 में मर्डर पनिशमेंट है, 103 क्लॉज 2 है वो, है ना। मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। सारा ज्ञान खत्म कर दिया इन्होंने, कैसे मेरे दिमाग में घुसी हुई थी आईपीसी, वो घमंड तोड़ दिया। अब बीएनएस में रटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम तो है नहीं, वो तो मैंने कर लिया तो कर लिया। हाँ सही में मुझे इतना था कि ना, जो था ना वो मुझे कोई कहे कि कल सुनाना है, एक दिन रिवाइज करूंगा और मैं आपको आपकी स्पीड से बीट कर दूंगा, मैं ऐसा रटा हुआ था सब कुछ। नंबरिंग, अब नंबरिंग सब गड़बड़ हो गई है मेरी, मैं हर बार कंफर्म करना पड़ता है। 103। अच्छा, और पता क्या है, जो ऑफलाइन पढ़ा रहा हो टीचर ना, वो इतना कॉन्शियस नहीं हो सकता, उसको क्या पता गलती थोड़ी कैप्चर हो रही है, निकल जाएगा। मेरे तो हर गलती रिकॉर्ड हो रही है, तो भले ही चेक कर लो, ज़्यादा बेटर है 103। क्योंकि स्टूडेंट, एक कैटेगरी स्टूडेंट की वैसी होती है, अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट, उसको जज नहीं बनना, उसे कुछ नहीं करना, उसे केवल कमियाँ निकालनी है। वो ऐसी चीज़ ढूंढ के लाएगा, उसको रिकॉर्डिंग करेगा अलग से कि देखो इन्हें इतना भी नहीं आता। तो 103 की क्लॉज 2 में भी यही लैंग्वेज दी गई है। ये मॉब लिंचिंग वाले ऑफेंसेस को लेके इंस्पायर्ड है। यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर मेन बात क्या है, ग्रुप कितने लोग हैं, ध्यान दो इधर, ग्रुप कितने लोग हैं? ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो, ग्रीवस हर्ट कारित करते हैं। लेकिन उनका जो ग्रीवस हर्ट क्यों कर रहे हैं वो, अभी तक हमने देखा कि देयर वाज नो स्पेशल मोटिव, देयर में बी एनीथिंग एंड रीजंस फॉर दैट, बट इफ द रीजन फॉर कॉजिंग ग्रीवस हर्ट इज रेस। रेस समझते हैं आप? रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेस को मूल वंश बोलते हैं, मूल वंश। अब मूल वंश क्या है? देखो, हम सबका मूल वंश एक है, हम सब। अब जैसे मान लीजिए कोई अफ्रीकन हो तो एकदम पहचान लोगे, व्रत को बैठाओ और अफ्रीकन को बैठाओ, एकदम पहचान लोगे ये डिफरेंट डिफरेंट मूल वंश से हैं। या फिर चाइनीज़ या नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं, वो हमसे अलग दिखते हैं, वो क्या हुआ? रेस का हो गया। कास्ट आप समझते हैं, कम्युनिटी बाकी आप सब समझते ही हैं। तो उस ग्राउंड पर ये चाइनीज़ है, ये अफ्रीकन है, ये हमसे अलग है ना, हमारी जाति का नहीं है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, हमारे धर्म का नहीं है, ये इस कोई भी बिलीफ हो सकता है हिंदू हिंदू लड़ जाएं आपस में, ये सनातनी है, ये शैव है, ये वैष्णव है,
है ना। मान लीजिए दो अखाड़े लड़ पड़े, उनके जो होते हैं वो नगा बाबाओं के जो अखाड़े होते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है देख के उनके ना। एक अखाड़ा दूसरे से, अच्छा तुमने ऐसे कैसे करा, मान लो तुमने हमें नहाने क्यों नहीं दिया पहले, ऐसा हो जाए वट। तो जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ही हो, कोई भी हो सकता है। इन इस तरीके के ग्राउंड्स पर जो ऑफेंस होगा दंडनीय होगा। अब क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस है ये, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाउ मेनी पर्सन्स, 5 और मोर, ऑन व्हाट ग्राउंड, ये ग्राउंड्स हो गई सारी है। इन ग्राउंड्स पर यहां से क्वेश्चन आएगा, और इसका पनिशमेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें खास बात, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो यहां पर जो फिक्शन आ गया लॉ का, फिक्शन ऑफ लॉ, भले ही 5 लोग हैं, उनमें से एक है यश, 4 लोगों ने एक्टिवली किसी के हाथ पैर तोड़ दिए और यश केवल खड़ा था। बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी गिल्टी, ही शैल ऑल्सो बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। या तो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन से भी कर सकते थे हम लोग पहले वाले थे, है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली अलग से बता दिया। आर यू गेटिंग? देखिए, जब एक ग्रुप, सेक्शन 34 था आईपीसी का, वो था कॉमन इंटेंशन। आईपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखना कहाँ पहुँची है भटकती आत्मा, ये कहाँ पहुँचा है? 3 में पहुँचा है क्या? कहाँ? जनरल एक्सप्लेनेशन में ना, 3 की 5, सेक्शन 3 क्लॉज 5। अब ये इसका न्यू एड्रेस हो गया 3 क्लॉज 5 BNS। When a criminal act is done, when a criminal act is done by several persons, यहाँ पे several persons हैं, in the furtherance of their common intention of all, common intention सबकी है, तो each is held liable for the act, जैसे उसने अकेले किया हो। ऐसे यहाँ पे कह दिया each member of such group shall be held guilty for the offense of causing grievous hurt। तो ये जो सिचुएशन है सेक्शन 34 आईपीसी या सेक्शन 3 की 5 BNS में ऑलरेडी कवर्ड होती है, फिर भी उन्होंने 117 का क्लॉज 4 में, क्योंकि स्पेशल क्लॉज आ गई यहां पर अभी है, तो फिर हम इसको इसमें कवर करेंगे, ना कि 34 के साथ में करेंगे। गॉट इट? तो इसी तरीके से कई बार ऐसी सिचुएशन होंगी कि एक सिचुएशन जनरल सेक्शन में भी कवर हो रही है और उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन भी दिया हुआ है, तो स्पेशल प्रोविजन को फॉलो करोगे उस केस में। तो ये हो गया 117। प्लीज लेट मी नो इतना समझ में आया नहीं आया आपको? हो गया? बढ़े आगे को। सिमिलर ग्राउंड्स का मतलब होता है, ये जो लाइन दी है इन्होंने, इस लाइन को सब, ये व्रत की क्वेरी ये है कि भाई सर कह रहे हैं कि ये जो है अदर सिमिलर ग्राउंड्स, अदर सिमिलर ग्राउंड्स का मतलब ये कि जो ऊपर वाली ग्राउंड्स हैं इन्हीं के समान कोई, अगर मान लीजिए जैसे लैंग्वेज तो आगे कवर हो गया यहाँ पर, है ना, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इनमें आप एक देखोगे कि एक फीलिंग ऑफ कम्युनिटी है। जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं वो अपने को एक समूह को मानते हैं, और जिस पर प्रहार कर रहे हैं वो उनके समूह से वो अलग है ना। मान लीजिए बंगालीज कहें, जैसे मुंबई गए लोग, मुंबई में मराठी स्पीकिंग लोग अगर ये कहते हैं कि भाई ये हिंदी स्पीकिंग लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो वो लैंग्वेज के बेस पर, आधार पर वो उन्होंने उनको ग्रीवियस हर्ट करी हो, तो ये एक लैंग्वेज के बेस पर हो गया। उसी प्रकार से प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, तुम कहाँ के रहने वाले हो, लैंग्वेज यूपी की और उत्तराखंड की सेम है, लेकिन तुम कहाँ का, हम तो पहाड़ी हैं, है ना। तो पहाड़ी लोग, अरे ये क्या कर रहे हैं, प्लेन के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मारो इनको, भगाओ यहाँ से। तो पहाड़वाद और प्लेनवाद हो गया। सही है? तुम कहाँ के हो, हम तो गोरखपुर के, अच्छा पुरवैया हो, अपने ही हो फिर तो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी का एक वो हो गया। तो देयर में भी एन नंबर ऑफ, इसलिए जो लास्ट की क्लॉज कहा इन्होंने, अदर सिमिलर ग्राउंड, कोई ऐसा आधार जिस पर एक समूह अपने को एक यूनिटी फेस कर, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि देखो कैसे
ग्राउंड्स लोग ढूंढ लेते हैं। अभी तो विद इन कंट्री हम क्या करते हैं, ये कास्ट का वो का दुनिया भर की। अब आप बाहर चले जाओ, सपोज करो आप यूएसए चले गए, वहाँ पर एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन है। वहाँ पे इंडियन, विद इन एशियंस इंडियन पाकिस्तानी होंगे, लेकिन यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन इज ए कम्युनिटी इन इटसेल्फ, अलग से, है ना। जो ब्राउन स्किन के सब लोग हो गए वो, तो देयर में भी डिफरेंट ग्राउंड्स। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई एक ग्राउंड अदर सिमिलर ग्राउंड करके उन्होंने ये ओपन एंडेड कर दिया, ठीक है। इसलिए कर लेंगे अब। तो अभी टाइम लगेगा, उतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, बाकी के सेक्शंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो कीप डूइंग।